तो हम लोगों ने इसके पहले चर्चा जो की थी, वो सब चर्चाओं के बाद अब हम ये देखेंगे कि किन किन अधिकारियों का उल्लेख था। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो अधिकारी का उल्लेख है गोविंद गुप्त का। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये गोविंद गुप्त कहाँ का था, तो आप एक चीज याद रखिएगा, ऐसे आप याद रखिएगा। एक तो आप ये कह दीजिएगा कि सर ये पश्चिम मालवा का ये क्या है, गवर्नर है। अभी बताएंगे आपको क्या कहा जाता था, बस आपको याद रखना है कि पश्चिम मालवा का ये गवर्नर है। और दूसरा जो है तीरभुक्ति का था। अब तीरभुक्ति अगर आपसे पूछा जाता है कि तीरभुक्ति, तो आप कहेंगे कि सर बंगाल है। अब इसके साथ साथ आपको एक नाम और याद रखना होगा, घटोत्कच गुप्त का। और ये घटोत्कच गुप्त कहाँ का राज्यपाल है, तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए, ये पश्चिमी मालवा लिखा है, यहां आपको कर देना है ये पूर्वी मालवा का गवर्नर था। ठीक है, अभी आप ऊपरी महाराज लिख लीजिए, अभी हम बताते हैं पूरा मैटर। तीसरा आप याद रखिए, तीसरा है चिरादत्त। चिरादत्त ये कहाँ का था, तो आप कहेंगे कि सर ये पुंडवर्धन का था। और अगर आपसे ये पूछता है पर्णदत्त कहाँ का था, तो पर्णदत्त ये सौराष्ट्र का गवर्नर था, स्कंदगुप्त के काल में। सौराष्ट्र। तो एक नाम आपको और याद रखना है पृथ्वीसेन का। ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है, संधि विग्रहक है ये। और इसका उल्लेख अयोध्या में करमदंडा अभिलेख पर है। तो अब देखिए, यहां आपको पढ़ने की बात करनी है कि आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। तो देखिए, ये आपको पढ़ना है क्योंकि ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का बेटा है। तो ऐसी स्थिति में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? फिर आपको यह क्वेश्चन जानना है, ये वाला पर्णदत्त का, ये पृथ्वीसेन का उल्लेख किस अभिलेख में है, यह आपसे पूछ देगा। ठीक। और अब आप हेडिंग डालिए प्रांतीय प्रशासन। और प्रांतीय प्रशासन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो आइए ध्यान देते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि क्लास के अंदर मैटर ये रेडी हो ही जाए। प्रांतीय प्रशासन। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इसको जाने, इसके पहले आप याद रखिएगा साम्राज्य का विभाजन देख लीजिए आप। साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन। तो देखिए, साम्राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन है वो कितने भागों में, कोई लगता है
कि कर रहे हैं। ये कौन है? संडालिया। तो इनको ज्वाइन कराने के लिए मैटर थोड़ा सा कट गया था। अब आप ये देखिए, आपको बताया जाना शुरू हो रहा है गुप्तों का प्रांतीय प्रशासन। तो अगर हम गुप्तों के प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो हमको एक चीज याद रखना है कि ये आप देखिए, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप ये देखें कि जो साम्राज्य का विभाजन है वो कितने भागों में है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, एक पार्ट ये है, फिर दूसरा पार्ट आपका ये आ रहा है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन। तो अगर हम साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन को पढ़ना चाहें तो हमको पहली चीज याद रखना है कि देखिए ये है प्रांत। ये जो रिंग में बनाया गया, ये कहा गया कि आप इसे जान लें कि यह प्रांत है। प्रांत को किसमें बांटा गया है? तो आप कहोगे कि सर देखो, प्रांत को यह जिले में बांटा गया है। जिले को किसमें बांटा गया है? तो आप कहोगे कि सर इसे नगर में बांटा गया है, नगर में। और नगर को किसमें बांटा गया है? तो आप कहोगे कि सर बीथी में बांटा गया है, बीथी में बांटा गया है। क्लियर? अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बीथी को किसमें बांटा गया, तो आप कहोगे कि सर देखिए ये प्रांतीय प्रशासन, ये जिला हो गया, ये नगर हो गया, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, तो ये थोड़ा हमको सही करना पड़ेगा। आपको दिखाने के चक्कर में ये हमने बहुत बड़ा कर दिया। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा नगर के बाद, ये देखिए ये बीथी थी, ये बीथी है। और बीथी के बाद क्या था? पेट है, पेट। और पेट के बाद क्या है? ये गांव आ गया, गांव। ये क्या है? आप कहेंगे कि सर ये पेट है। और ये क्या है? आप कहोगे कि सर ये बीथी है। इसका मतलब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन कितने भागों में हुआ है? गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन कितने भाग में हुआ? तो आप कहोगे कि सर 6 भागों में हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपने समझ लिया है। देखिए, साम्राज्य था, इसे प्रांत में बांटा गया, प्रांत को फिर जिले में बांटा गया है। जिले को क्या कहा जाता था उस समय? तो आप कहोगे कि सर इसे विषय कहा जाता था। नगर को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे सर पुर कहा जाता था। और शेष ठीक है। तो अब हमको एक एक को उठाना होगा, एक एक को पढ़ना होगा।
तो देखिए यहां मैं एक बार आपको पुनः आपके सामने एक स्ट्रक्चर ये बना दे रहा हूं, आप इसे देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए ये है गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य है, सॉरी गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य को ये हमने प्रांत में बांटा, फिर हम छोटा गोला करते चले जा रहे हैं, ये हमने विषय में बांटा, फिर हमने क्या किया कि इसको नगर में बांट दिया और छोटा हुआ, फिर इसके बाद हमने क्या किया कि वीथी में बांटा, फिर वीथी के बाद हमने क्या किया है पेथ में बांटा है, और पेथ के बाद फिर हमने गांव में बांटा। तो ये हो गया आपका पेथ, एक कॉन्सेप्ट बनना है आपको। ये हो गया आपका ग्राम, ये हो गया आपकी वीथी, ये हो गया आपका नगर, ये हो गया विषय, और ये हो गया आपका प्रांत। प्रांत अभी फिलहाल आपको पढ़ना यही प्रांत है। क्लियर? ये क्लास ले रहा हूं। तो सर, हाँ, ये जिले और वीथी के बीच में जो नगर का विभाजन है, तो ये नगर क्यों, मतलब ये शहर की श्रेणी में आता था क्या? हाँ, तो आप देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। ये देखिए ग्रामों का जो समूह है वह पेट है, पेट का जो समूह है वो वीथी है, वीथियों की का जो समूह है वो नगर है, नगर का जो समूह है वो विषय है, और विषय का समूह यह प्रांत है। आपको पढ़ना है सबसे पहले प्रांत, प्रांत पढ़ना है आपको। तो जब आप प्रांत पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज याद रखना है कि प्रांत को क्या कहा जाता था, प्रांत के उपनाम। प्रांत तो आज आप कह रहे हैं ना, प्रांत तो आपका शब्द है नहीं, ये तो पर्शियन शब्द है ना। ठीक है, तो अब इसका जो उपनाम है वो उपनाम हम देखते हैं क्या क्या है। प्रांतों को गुप्तों के काल में क्या कहा जाता था? आप कहोगे सर देश कहा जाता था, और क्या कहा जाता था, या औनी कहा जाता था, और क्या कहा जाता था? आप कहोगे कि सर भुक्ति कहा जाता था, और क्या कहा जाता था? आप कहोगे कि सर राष्ट्र कहा जाता था। देश या औनी या भुक्ति, फिर या राष्ट्र। ठीक, एक बात तो आपने ये कंफर्म किया कि प्रांत को कितने नामों से जाना जाता है, तो आपने इसे भी क्लियर कर लिया। क्या क्या क्लियर किया कि सर देखो देश किसको प्रांत का ही नाम है, औनी किसका नाम है, प्रांत का ही नाम है, भुक्ति किसका नाम है, प्रांत का ही नाम है, राष्ट्र भी प्रांत को ही कहते हैं। अब ये है कि प्रांत का जो प्रमुख है, जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ लिया था गवर्नर, ठीक है, तो हमें वो चीज नहीं करना है यहां, हमको यहां ये चीज करना है। देखिए क्या कि इसका जो मुखिया है उसे आप ऐसे कर लीजिए, दो भागों में बांट लीजिए। क्लियर? क्या क्या लिखेंगे आप कहोगे कि सर एक कहा जाता था इसे उपरिक महाराज, उपरिक महाराज। ठीक है, उपरिक महाराज। और क्या कहा जाता था? आप कहोगे कि सर गोपता कहा जाता था।
ठीक है। और क्या कहा जाता था? आप कहोगे कि सर राष्ट्रपति कहा जाता था। राष्ट्रपति। फिर से आप मैटर को समझिए। यहां देखिए प्रांत को क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, लोग अपनी अपनी जुबान में कहते थे। फिर ये इतने नामों से जाना गया था। फिर प्रांत के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो आप कहोगे कि सर उपरीक महाराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति कहा जाता था। ठीक है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सर गोप्ता और उपरीक महाराज में अंतर क्या है, ठीक है, तो आप ये कह दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, गोप्ता लिख करके आप ऐसा करिए, ये लिख दिया गोप्ता। तो आप कहिएगा कि सर सीमाओं पर, मतलब फ्रंटियर जोन पर, सीमाओं पर स्थित जो प्रांत थे उनके प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। ठीक है। और केंद्र में जो होते थे, केंद्रीय जो भाग थे, उसके प्रमुख को उपरीक महाराज कहा जाता था। फिर अब प्रश्न आता है कि सर राष्ट्रपति कहां कहा जाता था? आप कहोगे कि सर मालवा क्षेत्र में। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? अब एक चीज याद रखिएगा। क्लियर? ये आप क्या पढ़े? उपरीक महाराज क्या है, गुप्ता क्या है, राष्ट्रपति क्या है? आप कहोगे कि सर ये राज्यपाल का नाम है सर, गुप्त काल में जो राज्यपाल है उसी को इन नामों से जाना जाता है। क्लियर हो गया? कोई किसी को परेशानी? तो शायद नहीं। तो अब आप कह देंगे कि यहां पर लिख देंगे कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता था? आप कहोगे कि सर सम्राट करते थे। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता था? आप बोलोगे कि सर सम्राट ही करते थे। क्लियर? लेकिन किस नियुक्ति में वो सर्वाधिक सावधान रहते थे? किस राज्यपाल की नियुक्ति में वो सर्वाधिक सावधान रहते थे? तो ये तो आप दिमाग लगा देंगे तब भी पा जाएंगे कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है, गुप्ता में सर। हाँ, उसमें जो है वो बहुत ही सतर्क रहते थे। बहुत ही विश्वसनीय आदमी ही इस पर नियुक्त होता था। मुख्यतः राजकुमार नियुक्त होते थे। और अब आगे चलते हैं। अब हमको एक पॉइंट और याद रखना है। वो देखिए क्या पॉइंट याद रखना है। तो आप कहेंगे कि सर विषय को याद रखना है, विषय पढ़ना है। विषय, तो विषय क्या है? आप कहेंगे सर वर्तमान जिला है, जिला है। तो अब ये देखिए विषय का प्रमुख, ये देखिए ये दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये दो नामों से जाना जा रहा है। एक, ये देखिए विषय पति लिखा गया है। अच्छा, अब ये चीजें आपने देखा। फिर अब आप देखिए दूसरा नाम, इसे कुमारामात्य भी कहा जाता था। अब प्रश्न आता है यहां कि सर ये बताओ कि इन दोनों में अंतर भी कुछ है या बस ऐसे ही है? तो आप कह दीजिएगा कि सर विषय पति की नियुक्ति
नियुक्ति, नियुक्ति यहां हम लिख देते हैं। कौन करता था? उपरीक महाराज करते थे, महाराज। और ये जो कुमारामात्य है, इसकी नियुक्ति महामहिम सम्राट करते थे। ठीक है, क्लियर? अब इसको आप आ जाइए लेकर, ये वाला पोर्शन विषयपति को लेकर आइए आप। तो आइए जरा देखते हैं विषयपति। ठीक है, तो ये जो विषयपति है, इसके बारे में आपको सीखना है। क्या सीखना है? इसके ऑफिस को या कार्यालय को क्या कहा जाता था? आप कहेंगे कि सर विषयपति का जो कार्यालय है, इसे क्या कहा जा रहा है? तो आप कहोगे कि सर इसी को पुस्त कहा जाता था, पुस्त। अब ऑफिस का नाम है, जैसे कचहरी कहते हैं, तो ये कचहरी है। गुप्तों के काल की जो कचहरी है, उसको पुस्त कहा जाता था। अच्छा, अब यहां पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको एक बात जरूर याद रखना है, और वो ये याद रखना है कि पुस्त का जो प्रमुख है, प्रमुख, तो इस प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो आप कहोगे कि सर जो इसका प्रमुख है वह पुस्तपाल है सर। पुस्तपाल। तो आपने यहां से शुरू किया, विषय या जिला। तो ये कहा जा रहा है कि जिले में दो प्रकार के अधिकारी हैं। कह दिए कि सर जिले का प्रमुख जिलाधिकारी कहा जा रहा है। तो ये जो जिलाधिकारी है, इसे कितने नामों से जाना जाता है? आप कहेंगे कि सर या तो विषयपति कहा जाता है या कुमारामात्य कहा जाता है। दोनों में कुछ अंतर है। तो आप कहेंगे कि सर इसकी नियुक्ति उपरीक महाराज कर रहे हैं, ये देखिए, या गोप्ता कर रहे हैं या राष्ट्रपति कर रहे हैं। ठीक है, मतलब राज्यपाल कर रहे हैं। और इसकी नियुक्ति तो सीधे महामहिम सम्राट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब इसमें प्रमुख अंतर क्या हो गया भाई? यहां पर नियुक्ति में एक अंतर आया। दूसरी चीज आप क्या अंतर देख रहे हैं? विषयपति के कार्यालय को, ऑफिस को पुस्त कहा जाता है, पुस्त का प्रमुख पुस्तपाल होता है। अब सीधे यही चीज यहां उतर जाएगा। कुमारामात्य, तो जो कुमारामात्य है, इसके ऑफिस को क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि ये कार्यालय है, और इसके कार्यालय को कुमारामात्याधिकरण कहा जाता था। क्लियर? अब यहां पर रुक जाना है और यहां ऐसे क्वेश्चन करना है। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व को आप और क्या कह सकते हैं? या कर दीजिए जवाब देही, जवाबदेही। मतलब उत्तरदायित्व या जवाबदेही, या अंग्रेजी में कहेंगे अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उत्तरदायित्व और जवाबदेही के आगे आपको दो भागों में बांटना है मैटर को। तो विषयपति लिख देंगे, ये कुमारामात्य लिख देंगे। तो विषयपति किसके प्रति जवाबदेह था? आप कहेंगे कि उपरीक महाराज के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति, या गवर्नर के प्रति।
और कुमारामात्य किसके प्रति उत्तरदायी है? आप कहेंगे महामहिम सम्राट के प्रति। ठीक, अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, मतलब क्यों आप विषयपति और कुमारामात्य को उत्पन्न करते हो। देखो, आज अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, यूपी को देखें, तो यूपी में अगर हम देखें तो बहुत जिले हैं, 75 जिले हैं, और 75 जिले में कुछ जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे इलाहाबाद, जैसे बनारस, जैसे आगरा, जैसे लखनऊ, ठीक है, जैसे मेरठ, क्लियर, जिसे कमाल सिटी कहा जाता है। तो अब ये चीज देखिए, इलाहाबाद का जो जिलाधिकारी होता है उसके लिए आईएएस होना जरूरी होता है। बनारस, आगरा, लखनऊ, मेरठ, ठीक है, गोरखपुर, तो यहां पर जो जिलाधिकारी होते हैं वो किसके, मतलब कौन होता है? आईएएस होता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आईएएस की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आईएएस होगा वह अगर राज्य में काम कर रहा है, मतलब बनारस में है या इलाहाबाद का जिलाधिकारी है, तो वह किसका निर्देश मानेगा? तो आप कहेंगे सर यह राष्ट्रपति या केंद्र की इच्छाओं का एक पुतला होता है। इच्छाओं का ये एक पुतला है। अब आगे जरा देखते हैं छोटे जो जिले हैं, जैसे कौशाम्बी, जैसे संत कबीर नगर, जैसे भदोही, तो ये छोटे जिले हैं और यहां पर प्रायः कौन जिलाधिकारी होता है? आप कहेंगे कि सर पीसीएस अधिकारी जो प्रमोट कर चुके हैं, प्रमोटी आईएएस है, उनको किया जाता है, उनको जिलाधिकारी बनाया जाता है। लेकिन अब आप ये बात बताइए कि आप इसी प्रमोटी को आप इलाहाबाद में बना देंगे? नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही मतलब सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, ये सब बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर हमेशा, ठीक है, विदेशियों के दौरे होते रहते हैं, वीआईपीज दौरे होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक पीसीएस की जो ट्रेनिंग होती है, उनका प्रशिक्षण होता है, उनकी जो सोच होती है वह और इनकी जो सोच होती है, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, उसमें बड़े अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहां आ जाइए। जब आप पढ़ रहे थे शुरू में कल के क्लासेस में, तो हमने कहा था कि कुमारामात्य क्या है, तो हमने कहा था कि यह आईएएस जैसा एक उच्च वर्ग है, ठीक है। तो ये आईएएस जैसा पद है और ये क्या है? पीसीएस से प्रमोटी लोग हैं ये, क्लियर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो जिले हैं उनको विषय कहा जाता था, इसका जो प्रमुख है वो विषयपति है, लेकिन कभी कभी वहां पर कुमारामात्य की भी नियुक्ति की जाती थी। कुमारामात्य की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे कि सर सम्राट करते हैं, और विषयपति की नियुक्ति जो है उसके राज्य के राज्यपाल करते हैं, जिसे हम उपरीत महाराज, गोप्ता या राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब विषयपति का जो कार्यालय है उसे पुस्तपाल कहा जाएगा, और कुमारामात्य का जो कार्यालय है उसे कुमारामात्य अधिकरण कहा जाएगा, ठीक है। ये बहुत पावर में होता है, जैसे मैंने आपको बिहेवियर में लाके जोड़ दिया तो ये सब चीजें बता दिया, ठीक है। इलाहाबाद जोड़ा, बनारस जोड़ा, तो आपके बीच में हमने ये जोड़ा क्यों? तो आपको याद रखने के लिए, यह बताने के लिए कि आप कभी ना भूलें
कि वर्तमान भारतीय प्रशासन प्राचीन युग के किस प्रशासनिक प्रणाली से समता स्थापित करता है? वर्तमान भारत का प्रशासन प्राचीन युग के किस राजवंश की शासन प्रणाली जैसा है? आप कहेंगे सर हम गुप्तों के अनुग्रहित हैं सर, हम गुप्तों के ऋणी हैं सर, आज भी हमारी व्यवस्थाएं वैसे ही संचालित हो रही हैं। तो सर क्या इनकी पेमेंट में भी अंतर होता था? पेमेंट बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। क्लियर? आपके चैलेंजेस बहुत होते हैं, ठीक है, और जिनके चैलेंजेस बहुत कम होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, जिनके राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सर हाँ, इनकी न्यू मौर्य में रखी थी क्या सर? नीचे भी लिख लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है, अभी आएगा। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, न्याय व्यवस्था जब आएगी तो वहां आपका आएगा सब। सर कुशाणक की देन थी ना? नहीं, पहला तो सही बोला था, दूसरा हम गलत बोल दिया। 2 मिनट रुकिए। अब ये देखिए, ये है पुस्तक की कार्यप्रणाली। ये पुस्तक क्या होता है यार रजनी? कचहरी की कार्यप्रणाली होगी। पुस्तक मतलब ये है कि विषयपति की जो ऑफिस है उसको पुस्तक कहा जा रहा है। तो जो कार्य प्रणाली है, चाहे वो कुमारा मात्याधिकरण की है, चाहे वो विषयपति की है, सबकी एक जैसी है, ठीक ना? तो आइए जरा देखते हैं पुस्तक कैसे काम कर रहा है। ठीक, देखते हैं। तो देखिए, जो पुस्तक की कार्यप्रणाली है, इसकी जानकारी कहां दी गई है? सूचना या जानकारी है। आप कहोगे कि सर किसी साहित्य में नहीं है। देखो कह रहा है किसी साहित्य में नहीं है, तो जानकारी कहां से पाते हैं? आप कहेंगे सर अभिलेख से पाते हैं। अब कौन सा अभिलेख है? आप कहेंगे कि फरीदपुर। ताम्रपत्र, फरीदपुर, कॉपरप्लेट, कॉपरप्लेट, संख्या 3। फिर से सुनिए, पुस्तक क्या है? विषयपति की ऑफिस है। अब विषयपति की जो ऑफिस है वो कैसे कार्य करती है? तो आप कहिएगा कि सर कोई भारतीय साहित्य नहीं है जिसमें पुस्तक की कार्यप्रणाली दी गई है, लेकिन सर ये जरूर है कि अभिलेख में है। वह अभिलेख कौन है? फरीदपुर ताम्रपत्र संख्या 3 है। अब यहां प्रश्न आता है कि जो फरीदपुर ताम्रपत्र संख्या 3 है, इसमें क्या बात कही गई है? ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं फरीदपुर ताम्रपत्र संख्या 3 में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, एक बात आपसे क्या कहा जा रहा है, ये देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि पुस्तक की कार्यप्रणाली में समिति की बहुत भूमिका थी।
या समितियों की भूमिका थी, समिति नहीं, समितियों की भूमिका थी। ठीक है, आपने ये चीज सीखा कि पुस्तकीय कार्यप्रणाली में समितियों की भूमिका थी। क्लियर? एक पॉइंट आपने ये लर्न किया। अब ये कह रहा है, इसको हटा दीजिए, पुस्तकीय कार्यप्रणाली की सूचना कहां से मिलती है, इसको हटा दीजिए, जब है ही नहीं है तो उसको हटा दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? फरीदपुर ताम्रपत्र संख्या 3 से मिलती है। ये इसको हटाने का मतलब ये नहीं कि संख्या दिमाग का से हटा मतलब क्या देंगे, होता? दिमाग पे तो इसे रखेंगे। ठीक नहीं है, सर, संख्या का मतलब कैसे क्यों आ रहा? क्योंकि वहां ताम्रपत्र संख्या 3, वहां से 3 ताम्रपत्र पाए गए हैं, तो तीसरे वाले जी ताम्रपत्र में ही इसका विवरण दिया गया है। अब ये जो समितियों की भूमिका है, ये क्या है? ठीक है, तो सुनिए आप, एक लिखना है। तो आप कहेंगे कि सर समितियों की संख्या कितनी, ऐसे लिखिएगा, समितियों की संख्या कुल संख्या होना चाहिए था। चलिए लिख लीजिए, यहां कर देते हैं समितियों की कुल संख्या। यहां करिए 4 थी सर। ठीक है, फिर करिए एक समिति के कुल सदस्य 5 थे। तो अब ये चीज देखिए, कुल समितियों के कुल सदस्य, कुल समितियों के कुल सदस्य, अंशु यस सर। कहाँ हो इस समय, बंबई में हो कि यहाँ? सर हम अपने मम्मी के यहाँ हैं। वो यदुत बता रहा था कि तुम बंबई गई हो। नहीं सर, भैया को पता है हम मम्मी के यहाँ हैं। अच्छा, ठीक है, चलो अच्छा। तो कुल समितियों के कुल सदस्यों की संख्या क्या है, कैसे निकालोगे? अरे ये 5 है, ये 4 है, कितना हो गया? 20। तो कुल समितियों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? आप कहोगे कि 20 हो गई। ठीक है, अब एक काम करो, देखो हमने क्या बताया, पुस्तकीय कार्यप्रणाली बताया। क्या कार्यप्रणाली है? तो आप कहेंगे पुस्त समितियों के माध्यम से काम करती थी। ठीक है, ये समितियों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। एक समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5 थे। तो कुल समितियों के कुल सदस्य 5 चौक को 20 थी। कहां जानकारी मिली है? आप कहेंगे सर कोई साहित्य में नहीं है। किसमें है? आप कहेंगे कि फरीदपुर ताम्रपत्र में दिया गया है। क्लियर? अब जरा एक स्ट्रक्चर से समझिए आप। ठीक है, हटा दें, चलिए सर फरीदपुर सर कहाँ है? पंजाब में है। अब ये देखिए, इधर आप देखिए, ये कौन लिखा है, क्या लिखा है? विषयपति लिखा गया है, विषयपति। ये विषयपति है, ये देखिए, ये विषयपति की यह ऑफिस है, भव्य ऑफिस होगी इसकी, जैसे वर्तमान में आप देखते हैं जिलाधिकारियों का। ठीक है, बहुत बड़ी ऑफिस होती है इनकी। तो ये एक भव्य सा भवन है इनका। ठीक है, अब ये भवन क्या है? इसी को पुस्त कहा जाता था। और इसका प्रमुख कौन था? पुस्तपाल था।
ठीक है। अब ये देखिए, इसके अंदर समितियां बैठती थी, ठीक है। तो ये समितियां कौन कौन है? तो आप कहोगे कि सर देखिए, एक, सर ये दो, ये तीन और ये चार, एक के पांच, एक के पांच, एक के पांच, एक के पांच, मतलब 5 10 इसके, 5 10 इसके, 5 10 इसके, 5 10 इसके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर कितने लोग बैठे? 20 लोग, ठीक है। अब इन 20 लोगों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? आप कहेंगे कि सर ये देखो, ये कर रहा है, ये कर रहा है, विषय पति कर रहा है, ठीक। अब इन समितियों का नाम लिखो आप। तो पहली समिति का नाम क्या लिखोगे? आप कहोगे कि नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी लिखना है, बस आपको बस इतना लिख लेना है, नगर श्रेष्ठी, ठीक है। नगर श्रेष्ठी, ठीक है। दूसरी क्या है? आप कहेंगे सार्थवाह, वाह। तो सार्थवाह को यहां लिखा गया है, सार्थवाह, इधर आ जाइए। ये दोनों एक जैसा है, अभी हम बताएंगे कैसे एक है, लेकिन अब इधर आइए, थोड़ा अलग है। ये है प्रथम कुलिक और ये है प्रथम कायस्थ। तो प्रथम कुलिक, ये इसको यहां भी लिख दिया हमने, ठीक है। कुलिका, और ये है प्रथम कायस्थ। ये हो गया प्रथम कायस्थ और ये हो गया प्रथम कुलिक। क्लियर? तो आपके पास जगह है, कॉपी में जगह है, यहां आप लिखेंगे जिले या विषय के शिल्पियों का संगठन है ये। प्रथम कायस्थ क्या है? आप कहेंगे कि सर क्लर्कों का संगठन है ये। क्लर्क, क्लर्क मतलब लिपिक, लिपिक, क्लर्क अंग्रेजी शब्द है, लिपिक। सार्थवाह क्या है? क्या है प्रथम कुलिक वाला? प्रथम कुलिक शिल्पी है, प्रथम कायस्थ जो है क्लर्क या लिपिक, ठीक है, का ये संगठन है। और सार्थवाह क्या है? व्यापारियों का संगठन है। नगर श्रेष्ठी क्या है? तो आप कहोगे कि सर यह नगर के उद्योगपतियों का संगठन है। मतलब आप यहां देख रहे हैं, ये देखिए उद्योगपति ने कह करके, ठीक है, आप कहेंगे उद्योग संचालित करने वाले लोगों का है, या आप कह सकते हैं उत्पादकों का है, और यह व्यापारियों का है, व्यापारियों का है, ठीक है। तो ये लोग कहां आते थे, कहां बैठते थे, इनकी मीटिंग कहां होती थी? विषयपति के कार्यालय में होती थी। और ये लोग क्या करेंगे? अपना अपना हित वहां देखते थे और अपने हित को पूरा कराने के लिए सर के ऊपर दबाव डालते थे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, देखिए जो इसमें एक कायस्थ लिखा है,
तो इसका अभिलेखी साक्ष्य ये आप देख रहे हैं, कहीं लिखा है फरीदपुर, नहीं लिखा है यहाँ। चलिए कहां पर उल्लेख है, तो आप कहेंगे कि सर फरीदपुर ताम्रपत्र संख्या 3 में है। साहित्य में कौन सा साहित्य में है इनका उल्लेख, आप कहोगे कि सर याज्ञवल्क्य की स्मृति में है। किस रूप में है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, आप कहेंगे सर क्लर्क के रूप में है, लिपिक के रूप में है। और इसके अतिरिक्त ओ सनम स्मृति यहां लिख देते हैं, ओ सनम स्मृति में इनका उल्लेख जाति के रूप में है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इनकी उत्पत्ति होती है एक क्लर्क के रूप में, एक लिपिक के रूप में। लेकिन ये जो लिपिक है, क्लर्क है, ये एक वर्ग में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर आपस में शादी विवाह कर लिए। तो जब शादी विवाह कर लिए तो इनसे जो संतान आई, उस संतान को भी इन्होंने कायस्थ कहा। तो ऐसी स्थितियों में वह जाति में बदल गई। ठीक है, और जब जाति में ये बदली, ठीक है, तो इन्होंने चित्रगुप्त महाराज को अपना आदि पुरुष मान लिया। किसको? चित्रगुप्त को इन्होंने अपना भगवान मान लिया। क्लियर? और इस प्रकार से आपने कायस्थों के बारे में भी जान लिया है। चलिए अब हमको विषय का जो हमने शासन देख लिया, तो अब हम करेंगे क्या, नगरों का देखेंगे। नगर, तो आप कहेंगे सर इसकी जानकारी तो मिलती ही नहीं सर। तो आप कहेंगे गुप्त काल में नगर को पुर कहा जाता था। नगर इक्वल टू पुर, और पुर का अधिकारी कौन था? पुरपाल था। अंग्रेजी में पुरपाल भी लिखेंगे और मेयर भी कहेंगे। मेयर, ठीक। अब ये कहोगे कि पुरपाल की सहायता कौन करता था? आप कहोगे कि सर एक ऑफिस करती थी, और इस ऑफिस को क्या कहा जाता था? नगर पालिका कहा जाता था। तो क्या आज नगर पालिका नहीं है? है। तो प्राचीनतम नगर पालिका का साक्ष्य कहां से मिल रहा है आपको? आप कहेंगे गुप्त प्रशासन से मिल रहा है। ठीक, अब इसके बाद पेट। पेट क्या है? गांव का समूह है, और इसका जो प्रमुख है वह पेठपति कहा जाता था। इसी को पाठक भी कहा जाता है। नगरों को क्या कहा जाता है? पुर कहा जाता है। पुर का प्रमुख कौन है? पुरपाल है। पुरपाल को मेयर भी कह सकते हैं। और पुरपाल की सहायता के लिए एक ऑफिस थी जिसे नगर पालिका कहा जाता था। पेठ क्या है? आप कहेंगे सर आधुनिक ब्लॉक है। ठीक है, और उसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख कहा जाता था। तो आज की बातें हो गई। उस समय क्या था? ब्लॉक को क्या कहा जाता था?
पेट कहा जाता था और पेट के प्रमुख को पेटपति कहा जाता था। इसी को पाठक भी कहा जाता था। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य क्या है पाठक का? सर ये पेट, जो पेट है इसके ऑफिस को पाठक कहा जाता था। पेटपति, ये देखिए आबलिक लगा हुआ है, पेटपति को ही पाठक भी कहा जाता था। जी सर। और इसका मुख्य कार्य क्या है? आप कहेंगे सर भूमि का सर्वेक्षण, भूमि की माप करना। ठीक है, अब इसे पाठक क्यों कह दिया गया पेट को? क्योंकि पेट एक रस्सी लेकर चलता था, इसी रस्सी से वो भूमि की माप करता था। क्लियर? तो इस रस्सी को उस समय क्या कहा जाता था? पाठक कहा जाता था। तो आपसे पूछ देगा कि पाठक क्या है, तो आप कहेंगे कि सर भूमि माप की एक इकाई है, एक यूनिट है सर, बस। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? बचा क्या आपके पास अब? अब बचा आपके पास गांव। तो आइए जरा देखते हैं गांव का शासन। सर बीथी। बीथी का मतलब गलियां होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती, गलियों का प्रशासन कौन करता है यार। ठीक है, आगे चलिए। क्लियर? तो अब आइए गांव प्रशासन। तो आप कहेंगे गांव का शासन ग्राम पंचायत करती थी। ग्राम पंचायत करती थी और इसी ग्राम पंचायत को ग्राम जनपद भी कहा जाता था। इसी को पंचमंडली भी कहा जाता था। मंडली भी कहा जाता था। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहां हमको एक चीज याद रखना है कि गांव का प्रमुख क्या है? ग्रामिक है। क्लियर? अब देखिए, ये आप जान गए। आप गांव का प्रमुख है ये ग्रामिक। अब आपकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना। तो आप कहेंगे, ये देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा है। 7 सदस्यों से होती थी। ग्राम पंचायत में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सदस्यों को क्या कहा जाता था उस समय? मेहतर कहा जाता था। ठीक, मेहतर। अब देखिए, मेहतर में कौन कौन से अधिकारी हैं? एक, इसी के अंदर मतलब 7 में से जो आ रहे हैं वो यह बताया जा रहा है। तो आप कहेंगे बल कौशल। बल कौशल, तो ये बल कौशल क्या है? आप कहोगे कि सर ग्रामों में नियुक्त। ठीक है, राजा का प्रतिनिधि है ये।
एक। दूसरा क्या से पूछा जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर न्यायाधिकरणिक। न्यायाधिकरणिक, तो यहां आप देख रहे हैं लिखा है न्याय, तो आप कहेंगे गांव के झगड़ों का समाधान कहाँ होता, कौन करता था? आप कहेंगे न्यायाधिकरणिक करती थी। ठीक। अब अष्टकुलाधिकारी, अब पूछा जाता है कि आपसे अष्टकुलाधिकारी कौन है, तो आप बताएंगे भूमि के रिकॉर्ड को रखने वाला, मतलब रिकॉर्ड कीपर है ये। कौन है ये? तो आप कहोगे कि सर ये दस्तावेजों को, भूमि के दस्तावेजों को रखने वाला। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कुटुंबिन क्या कहा जाता है या कुटुंबिक किसे कहा जाता है, वो तो आप जानते ही हैं कि परिवार के मुखिया को आज भी कहा जाता है कुटुंबिक। ठीक है। कुटुंबिक ये परिवार का मुखिया है। कौन? कुटुंबिक। अब एक अधिकारी और आता है सीमा कर्मकार। सीमा कर्मकार, अगर आपसे पूछा जाता है कि सीमा कर्मकार कौन है, तो आप कहोगे कि सर खेतों और, या आप कह सकते हैं, देखिए दो चीजें, आपके पास खेत है, ठीक है, और आपका गांव है। अंशु, यस सर। तुम्हारे पास खेत है? हाँ सर हाँ, यस सर। खेत है। तो ये बताओ यस सर। तुम्हारा खेत कुछ ऐसे ही होगा। हाँ, ऐसे है नहीं? तब का तो खेत ऐसे ऐसे होगा। हाँ, ऐसे ऐसे है ना। सर यस सर क्या है? अच्छा, ये खेत है तुम्हारा। ठीक। अच्छा, मान लो यस हम सर। तुम्हारे बगल में हमारा खेत होता तो हम क्या करते? तो पक्का मान लो कि हम हर फसल के बाद ऐसे तुम्हारा से काटते 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 तुम्हारे एकदम खेतवे जो खत्म कर देते, बस ये रह जाता तुम्हारा। तो ये बताओ आप कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसको कौन रोकेगा, मुझे कौन रोकेगा? ठीक है। तो आप कहोगे कि सर आप ऐसी भूल मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं चली जाऊंगी कहाँ? सीमा कर्मकार के पास। और जब सीमा कर्मकार के पास जाऊंगी तो वो आएगा और सर आपको यहां तो करेगा ही करेगा, इसके अतिरिक्त आपके ऊपर दंड भी लगा देगा। क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि बड़ा कौशल था इनके प्रशासन में। तो आपने सबको पढ़ लिया, ठीक है, न्यायाधिकरणिक पढ़ लिया आपने, बल कौशल भी पढ़ लिया आपने, सीमा कर्मकार भी पढ़ लिया, कुटुंबिक भी पढ़ लिया, अष्ट कुलाधिकारी को भी पढ़ लिया। अष्ट कुलाधिकारी नहीं, गलत बता दिया हमने, अष्ट कुलाधिकारी ये नहीं काम करता।
अष्टकुलाधिकारी जो है ये काम नहीं करता था। गांव में शिल्पियों का समूह था क्या सर? हाँ, ये आपने सही बताया। में आशा जी जब रहती हैं तभी बात बनती है। सर भूमि के दस्तावेजों हाँ? ये भूमि नहीं के है यार। दस्तावेजों सीमा कर्मकार था। नहीं, सीमा कर्मकार तो नामों से कन्फर्म है, वो तो कन्फर्म ही, उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। ये अष्टकुलाधिकारी जानते हो क्या है? ये बताओ कितना हुआ, पहले तो बताओ, तुम बताएं तुम्हें। हो गया सर? 6 हो गया। नहीं, सर, 5 हुआ। कैसे सर पाँच? सही तो है, क्रय विक्रय करता था, भूमि की देखभाल करता था। यस 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 यस। अष्टकुलाधिकारी जो है क्रय विक्रय देखता था। और अष्टपटलिक जो होता था, अष्टपटलिक, ये अष्टपटलिक जो था वह जो है क्या है, तो आप कहेंगे कि भूमि के दस्तावेजों को उसी के पास रखा जाता था। अष्टपटलिक ये है, ठीक है। तो सातों हो तो गए। चलिए आप एक काम करिए। छेठ हुआ 6। कहाँ 6 हुआ यार, सब हो गया। नहीं मिलाओ, सर। अच्छा मिलाओ, फिर हम बोल रहे हैं। महतर तो सबका हो गया ना भाई, सब सदस्यों को महतर कहते हैं। फिर न्यायाधिकरणिक 1 हो गया, बल कौशल 2 हुआ, सीमा कर्मकार 3 हुआ, कुटुंबिक 4 हुआ, अष्टकुलाधिकारी 5 हुआ, और अष्टपटलिक 6 हुआ। अच्छा, महतर को लेकर के ना, महतर को लेकर 7 होगा। ठीक है, ठीक। अब एक चीज याद रखिएगा, ये आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे पूछ देगा कि पंचमंडली का कार्य क्या है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं पंचमंडली का कार्य। अंशु, यस सर। तुम्हारे यहाँ गांव पंचायत है? यस सर। क्या क्या कार्य करती बताओ। सर प्राइमरी विद्यालय मतलब शिक्षा, और क्या और सर अस्पताल, सफाई और मतलब जमीन का विवाद। चिकित्सा, चिकित्सा। इसके बाद सफाई, और क्या करती है? सर भूमि विवाद में भी कार्य करती। भूमि विवाद, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर भूमि विवाद का भी निपटारा करने का राइट्स है, लेकिन अभी व्यवहार में आया नहीं है। चलो, तो ये बताओ, तो सब तुम जानती ही थी कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सफाई है। मैं एक काम कर लो, ये चिकित्सा के नीचे जो है लिख दो स्वास्थ्य। देखो सा। आप क्या करोगे इसके बाद, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये बताओ, इतना मैटर तैयार हो गया। तो जब इतना मैटर तैयार हो गया तो आगे चलो, बताएंगे छोड़ दो, बताओ जैसा सोचो। बता दीजिए। एक 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 हेडिंग और कर लो बस, उसके बाद छोड़ देंगे। ये कर दो कि गुप्त काल में भूमि का प्रकार कौन कौन सा है। तो आइए जरा देखते हैं भूमि का प्रकार। गुप्त काल में भूमि का प्रकार। तो ये चीज देखो, भूमि का प्रकार में कितने ले आओगे?
आप कहोगे कि सर 6 प्रकार की भूमियां ही होती थी उस समय। भूमि का प्रकार तो आप याद रखिएगा, ये देखो 6 लिख दिया। अब इन भूमियों का नाम लिखना है आपको। एक लिखो खिल, खिल। अब दूसरा क्या करोगे, क्षेत्र लिखो। अब खिल कैसे, यही दो पूछा ही जाता है। देखो ये यही दो याद रखना बस। खिल का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर प्रतिभूमि, और क्षेत्र क्या हुआ, उपजाऊ भूमि। अब तीसरी बात करो, आप कहोगे अपृहत, अपृहत। अपृहत क्या है, जंगली भूमि है, जंगली भूमि। ये खिल को अंग्रेजी में भी लिख लो, खिल। और ये क्या है, क्षेत्र लिखा है, ठीक है, तो क्षेत्र भी लिख लेते हैं, क्षेत्र। ये क्या लिखा है, अपृहत, अपृहत। और इसके बाद क्या आता है, वास्तु भूमि, वास्तु भूमि, ठीक है। तो यही अंग्रेजी कर देते हैं, वास्तु भूमि। तो वास्तु भूमि में क्या होता था, घर बना के रहने का है, निवास के लिए जो भूमि आवंटित है वही होती है, आज भी यही है, ठीक है। और अब पांचवा क्या है, आप कहोगे अदेव मात्रक, अदेव मात्रक। अदेव मात्रक कैसी भूमि है, आप कहेंगे कि सर कम वर्षा वाली भूमि, कम वर्षा वाली भूमि, वर्षा वाली भूमि। फिर पूछा जाए कि सर और बताओ, तो आप कह देना कि सर देव मात्रक। देव मात्रक कैसी भूमि है, आप कहेंगे वर्षा वाली भूमि या सिंचित भूमि, वर्षा वाली भूमि या सिंचित भूमि को कहते हैं, ठीक है। खिल, खिल क्या है, प्रतिभूमि है। क्षेत्र क्या है, उपजाऊ भूमि है। अपृहत क्या है, जंगली भूमि है। वास्तु क्या है, आप कहेंगे कि सर निवास वाली भूमि है। अदेव मात्रक क्या है, कम वर्षा वाली भूमि है, ठीक। और अब एक पॉइंट आपको और बता देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। देखिए, अनुदान में दी जाने वाली भूमि कितनी है, अनुदान में दी जाने वाली भूमि, तो आप कहोगे कि सर अनुदान में भी कितनी भूमि दी जा रही है, आप कहोगे कि सर 6 प्रकार की भूमि दी जाती थी। एक, ब्रह्मदेय, देय, ठीक है। ब्रह्मदेय, इसी का आगे नीचे लिख लो, आप व्याख्या कर लो। तो ये क्या है, ब्राह्मणों को दी जाती थी। काहे को ब्राह्मणों को दी जाती थी, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान करते थे, उस धार्मिक अनुष्ठान का खर्चा वो इसी भूमि से निकालते थे, ठीक है। आज भी होता है,
जैसे अभी आप देखो इलाहाबाद का माघ मेला, तो इसमें क्या होता है, सब कुछ सरकार देती है, इसमें इनको कुछ भी देना नहीं होता। जमीन काटती है, उनको टेंट देती है, पानी की सप्लाई देती है, बिजली देती है, सब कुछ तो देती है, लेकिन पैसा उनसे एक भी नहीं लेती। और अब देवदान या देवगृह, देवदान, तो अब अगर आपसे पूछा जाए ये कैसी भूमि है, तो आप कहोगे कि सर किसी मंदिर को दी जाने वाली, किसी मंदिर को दी जाती थी, ये भी ब्राह्मण तय ही रखता था इसको। फिर कहोगे धर्म निरपेक्ष अनुदान, निरपेक्ष अनुदान। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसा अनुदान है सर, तो आप कहेंगे कि सर यह अधिकारियों को दिया जाता था, अधिकारियों को, ठीक है, दी जाती थी। और किसको दी जाती थी, शिल्पियों को भी दी जाती थी, ठीक है, शिल्पियों को भी दी जाती थी। और जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसको भी दी जाती थी। तो ये तीन तो ये आपका हो गया। अब बात आता है एक और भूमि अनुदान में, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, अक्षय नीवी, अक्षय नीवी, ये चीज ही आपको पढ़ना है, अक्षय नीवी आपको पढ़ना है, ठीक है। अक्षय नीवी को आप लिख लीजिए। तो अक्षय नीवी, तो इसमें कह दीजिएगा सर इसकी शुरुआत कुषाणों ने किया है, कुषाणों ने किया था। ये कैसा अनुदान है, कैसा ग्रांट इन एड है, अनुदान मतलब ग्रांट इन एड है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें पहली चीज, जो भी बंदा पाता था उसको कर नहीं देना पड़ता था, मतलब टैक्स फ्री लैंड है, टैक्स उसको नहीं देना था, ठीक है। और यह भूमि किसी को दी नहीं जा सकती थी, जो पाया है उसी के पास ये रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद होता है नीवी धर्म, नीवी धर्म आएगा, नीवी धर्म। आप कहेंगे कि सर ये भी अनुदान में दी जाती थी, लेकिन इसको इसका मालिक दूसरे को दे सकता था, यह नहीं दे सकता, यह दे सकता है। और तीसरा क्या है, आप कहेंगे कि सर अप्रदा भूमि, अप्रदा भूमि, यह भी क्या है, अनुदान में दी गई भूमि है, ठीक है। आप कह दोगे इसमें और इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो आप यहां आओ, इसमें भूमि पाने वाले को प्रशासनिक अधिकार नहीं था, प्रशासनिक अधिकार नहीं है सर, अप्रदा भूमि के लोगों को प्रशासनिक अधिकार नहीं है, जबकि इन दोनों को प्रशासनिक अधिकार दिया गया है सर, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट करो, भूमि छिद्र न्याय क्या था, तो आप कहेंगे अनुदान में पाई हुई भूमि में जब कोई मूल्यवान चीजें निकल जाती थीं तो वो उस पर राजा का अधिकार हो जाता था। नहीं समझ पाए, जैसे मान लो अंशु, यस सर। तुमको मान लो ये भूमि मिली है नीवी धर्म,
तो तुम अपनी खेती बाड़ी कर रही हो। अब उसी में से क्या हुआ, हंडा मिल गया, सोने से भरा हुआ एक हंडा मिल गया, सिक्का भरे हैं सब, गुप्त काल के सिक्के। तो ये कहो, बताओ कि ये भूमि तो तुम्हारी थी ना, तो तुम्हारा हंडा भी होगा, यही ना। आप कहोगे नहीं सर, भूमि हमारी है, इसके अंदर वाला ये जो पाया गया है ये महामहिम सम्राट का है, बस यही चीज है। अब हेडिंग बदल दो, कर प्रणाली, आज इतनी पे रोक दें। हेलो।